आज है 27 अगस्त और सबसे पहला टॉपिक है सेंसस और कास्ट इम्यूनरेशन का। सेंसस यानी जनगणना। इंडिया में हर 10 साल में जनगणना होती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमारे देश के डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए एसेंशियल है। सेंसस की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन ऑफिशियली ये 1881 से कंडक्ट किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज के थ्रू हमारे देश अपनी पॉपुलेशन का एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करता है जिसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स बनाने में यूज करती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बार कास्ट सेंसस इनमरेशन 1931 में हुई थी। उसके बाद से कास्ट बेस्ड डेटा को सेंसस में इंक्लूड नहीं किया गया। ब्रिटिश रूल के वक्त कास्ट डेटा का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए यूज किया जाता था, इसलिए 1951 के बाद इंडिया में सेंसस को कास्ट इमनरेशन मतलब कास्ट बेस्ड डेटा से अलग रखा गया। आज के कॉन्टेक्स्ट में 2021 का सेंसस जो 2011 के बाद होना था, अब तक नहीं हुआ है। ये सेंसस हर 10 साल में बिना किसी इंटरप्शन के होती आई थी 1881 से 2021 तक, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये डिले हो गई। हालांकि 143 कंट्रीज ने पेंडेमिक के बाद अपने सेंसस को कंप्लीट किया है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, चाइना, लेकिन इंडिया अब तक उन 44 कंट्रीज में से है जिन्होंने इस डिकेड में सेंसस को कंडक्ट नहीं किया। कोविड-19 का शायद बहाना दिया गया है, लेकिन असली वजह कुछ और भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है कास्ट इनमरेशन मतलब कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाई, जो ओबीसीज और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन और रिसोर्स अलोकेशन के लिए जरूरी माना गया। लेकिन 2011 का सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एसईसीसी का डेटा अनरिलायबल था और गवर्नमेंट ने उस डेटा को ऑफिशियली रिलीज भी नहीं किया। इसका एक रीजन ये भी है कि एसईसीसी के डेटा को प्रोसेस करने में टेक्निकल डिफिकल्टीज आई, जिसमें डुप्लीकेशन और एरर काफी प्रेवलेंट थे। ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को फियर है कि अगर कास्ट इनमरेशन होता है तो पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो सकता है जो अपकमिंग इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा। इस वजह से भी सोचा जा रहा है कि सेंसस को तब तक डिले किया जाए जब तक डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जो कि 2026 में एक्सपेक्टेड है। सेंसस डिले होने की वजह से कई नेशनल स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन डिसरप्ट हो रहा है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो भारत की 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। ये सेंसस डेटा पे डिपेंड करता है। इसी तरह नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो एल्डरली विडोज और डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसका एक्यूरेट टारगेटिंग भी सेंसस के बिना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। सेंसस डेटा का इम्पैक्ट सिर्फ वेलफेयर स्कीम तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे स्टेटिस्टिकल सर्वेस जो पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज होते हैं, उनका बेस भी सेंसस डेटा होता है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इन सबका सैंपलिंग फ्रेम सेंसस डेटा से डिराइव होता है। अगर सेंसस नहीं होता तो इन सर्वेस के डेटा की रिलायबिलिटी पर सवाल उठते हैं, जो फिर से पॉलिसी मेकिंग में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो अब किया क्या जाना चाहिए? पहली बात, गवर्नमेंट को सेंसस को प्रायोरिटी पर करना होगा जो जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट करे। अगर कास्ट इनमरेशन इंक्लूड किया जाना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और सेपरेट एक्सरसाइज कंडक्ट करनी जरूरी है, ताकि डेटा एक्यूरेट हो और यूज करने के लायक हो। सेंसस को टाइम पे कंप्लीट करना ना सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि देश की डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी क्रिटिकल है। ये है दूसरा न्यूज़ जो कि है इजराइल और हेजबोला के कन्फ्लिक्ट के बीच में। इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। द हेवी साइकिल्स ऑफ फियर एंड विजिलेंस। चलिए अब बात करते हैं एक और सीरियस इशू की, जो है वुमेन सेफ्टी। इंडिया में वुमेन
सेफ्टी एक ऐसा इशू है जो हर वक्त डिस्कस होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 16 मिनट में एक रेप होता है और हर 28 मिनट में एक रेप रजिस्टर होता है। ये डेटा सिर्फ रिपोर्टेड केसेस का है, एक्चुअल नंबर तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई बार केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते सोशल फियर की वजह से। वुमेन सेफ्टी के इशू का डीप रूटेड कनेक्शन है इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्की का मतलब है एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें मेल डोमिनेट करता हो, फीमेल सबॉर्डिनेट हो। ये सिस्टम सेंचुरीज से चला आ रहा है और इसका असर आज भी सोसाइटीज के एस्पेक्ट में देखा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है सती प्रथा, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे प्रेवेलेंट थी और जिसे ऑफिशियली बैन किया गया 1829 में। इस प्रथा का आइडिया था कि विडो को अपने हस्बैंड के साथ ही जल मर जाना चाहिए, जो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। ऐसा ही है और ऐसे ही कई और प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम भी पैट्रियार्की की ही आउटकम्स हैं। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की जो वुमेन की परपेचुअल विजिलेंस की वजह से होता है। वुमेन को अपने सेफ्टी के लिए कांस्टेंट विजिलेंस में जीना पड़ता है। ये विजिलेंस सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इम्पैक्ट भी होता है। हर वक्त अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एसेस करना, पोटेंशियल थ्रेट को एंटिसिपेट करना, ये सब एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस में जीने की मजबूरी बन जाता है। ये स्टेट ऑफ विजिलेंस उनकी डेली लाइफ में हर जगह दिखाई देती है। जब वुमन अपने घर से बाहर निकलती है, चाहे वो काम पर जा रही हो या मार्केट, उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है। ये एक तरह का मेंटल लोड बन जाता है और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। कई बार वुमन ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट कर देती है जो उन्हें लेट नाइट ट्रैवल करने पर मजबूर करे या फिर नए सिटीज में शिफ्ट होने होने से हो। ये विजिलेंस कल्चर कंडीशनिंग का रीजन है, जो बचपन से ही वुमेन को सिखाई जाती है। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट बन जाती है जो उनके डिसीजन, करियर चॉइस और इवन पर्सनल रिलेशन पर भी असर डालती है। ये कल्चरल नॉर्म्स इतने डीपली रूटेड हैं कि वुमेन खुद भी मेंटल स्टेट को नॉर्मल समझने लगती है। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है। रूरल एरियाज में, जहाँ कास्ट और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिविलेंट है, मार्जिनलाइज्ड वुमेन जैसे दलित और आदिवासी वुमेन और भी ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। उनके लिए ये विजिलेंस सिर्फ जेंडर बेस्ड नहीं होती, बल्कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस का एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है। ये वुमेन कई बार अनसेफ एनवायरनमेंट्स में रहती हैं जहां इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलता और एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का खतरा हमेशा बना रहता है। ये विजिलेंस सिर्फ एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। मदर अपनी डॉटर को भी ये सब सिखाती है ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके, और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, जिसमें इंडिविजुअल वुमेन को अपने आप को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है इंस्टेड ऑफ सोसाइटी कलेक्टिवली इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी। ये सिचुएशन अब और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब ये विजिलेंस और रेस्ट्रिक्शन एक फॉर्म ऑफ वायलेंस बन जाती है। फैमिलीज और कम्युनिटीज अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उनसे उनकी मोबिलिटी और फ्रीडम भी रेस्ट्रिक्ट होती है। ये सब उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ और फ्रीडम को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए दूर जाने से मना कर दिया जाता है या उनकी मैरिज अर्ली एज में कर दी जाती है ताकि उन्हें सेफ रखा जा सके। जब वुमन को अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो उनकी दुनिया एक जगह एक्सप्लोर करने या नए एक्सपीरियंस गेन करने की बजाय एक डेंजर और कॉशियस जोन बन जाती है। ये ना सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ को लिमिट करती है, बल्कि सोसाइटी को भी उनकी पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन से वंचित रखती है। सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि हमें सेफ्टी और वायलेंस के डेफिनेशन को ब्रॉडन करना चाहिए। फिजिकल वायलेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनल बर्डन को भी समझना चाहिए। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को ऐसे मेजर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो वुमेन की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट ना करे, बल्कि उनकी सेफ्टी कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस करें।
पब्लिक स्पेसेस को सेफ बनाने, लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करने और वुमेन के लिए अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि निर्भया फंड 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए, लेकिन उस फंड का भी प्रॉपर कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए और हमारे घर में जो मेल मेंबर्स हैं, जैसे कि हम कम से कम अपने बेटों को तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं कि वो एक इक्वालिटी से फीमेल को देखे, ना कि अपने से उसे लोअर या लेस माने। तो यही था आज का आर्टिकल, जो कि बात कर रहा था कुछ इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस की और उनकी इम्प्लीकेशंस की। अब बात करते हैं एक और सीरियस इशू की, जो है मेडिकल करप्शन और हेल्थ वर्कर सेफ्टी का। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में करप्शन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो न सिर्फ पेशेंट केयर को इम्पैक्ट करता है, बल्कि हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबली मेडिकल करप्शन के कारण हर साल $45 बिलियन का लॉस होता है। ये अमाउंट इनफ है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया, ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीवियरली फेस करता है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्रॉनिक अंडर फंडिंग और लैक ऑफ ओवरसाइट इस करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इंडिया में पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का सिर्फ 1.5% है, जो मेजर इकोनॉमीज की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। ये अंडर फंडिंग हेल्थ सर्विसेज को वीक करता है, जिससे करप्शन का एक्सपोजर बढ़ता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जो कई बार उन्हें प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने पर मजबूर करता है। प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है और ये अफोर्डेबिलिटी का इशू क्रिएट करता है। कोलकाता में जो रिसेंट एक बहुत ही गंदा जो इंसिडेंट हुआ है, जो मेडिकल करप्शन और हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के बीच एक डीप कनेक्शन को हाईलाइट करता है। ये मर्डर सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक इशू है। सिस्टमेटिक इशू का सिम्टम है, जो बहुत से पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सो मोटो नोटिस से लिया है और हॉस्पिटल सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर दिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी रेट्रियर साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो वुमेन हेल्थ वर्कर्स के नाइट शिफ्ट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एम्ड है। मेडिकल करप्शन के पीछे कई सिस्टमेटिक इशू हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्रॉनिक अंडरफंडिंग, ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशिएंसीज और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इस प्रॉब्लम को एग्जजरेट करते हैं। ये सेक्टर पॉलिटिकल पेट्रोनेज और इंटरफेरेंस का भी शिकार है, जहां ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर अब अपनी पोजीशंस का मिसयूज करते हैं। ये भी देखा गया है कि करप्शन के केसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती है, जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को हैम्पर करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की वजह से मेडिकल सप्लाईज और सर्विसेज की डिलीवरी डिले हो जाती है, जिससे करप्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है। अगर ऑफिशियली टाइमली डिलीवरी के लिए ब्राइब डिमांड करते हैं, तो पेशेंट और हेल्थ वर्कर्स दोनों का ही ट्रस्ट सिस्टम से उठ जाता है। इंडिया में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां हेल्थ सेक्टर में करप्शन के चलते पेशेंट और हेल्थ वर्कर्स दोनों को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसी स्कीम्स में भी कई करप्शन केसेस सामने आए हैं, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। एक और इशू ये है कि विसल ब्लोवर जो करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिटेलिएटरी एक्शंस का शिकार होना पड़ता है। इसके लिए इफेक्टिव विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग बिना किसी डर के करप्शन एक्सपोज कर सकें। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा। हेल्थ रिकॉर्ड्स और पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम का डिजिटलाइजेशन करना होगा, जिससे करप्शन रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लाने होंगे। थैंक यू।